Hello everyone, today is 27th of October 2022 and here are the news that I'll be taking. First, let me request you, if you really like the video, please like, share and subscribe. So let's get it started without wasting our time. The first news is India and China crosses $100 billion trade during January to September. The deficit is up at $75 billion. Zee and Sony agrees to sell 3 Hindi channels to address Competition Commission of India concerns. Third, the global economy is approaching a recession, the central bank's Unchained poll said. Fourth, years after BT cotton, GEAC clears environmental release of genetically modified mustard. Fifth, Ethereum's dominance in the global crypto market is up by 20% after the merge upgrade. Sixth is Finance Ministry extends ITR filing deadline for companies till November 7. Seventh is first supplementary demand for grant likely to see additional allocation for food and fertilizer subsidy. The eighth is rupee trade. Related to rupee trade, that is the notifications allowing exporters earning in rupee enjoy existing schemes likely by RBI. Ninth is the heat related deaths is up by 68% between 2004 to 2017-21, says the study by Lancet. So these are the news that we'll be taking one by one. Let's get started with the very first news, which is related to the India's-China trade, which has crossed $100 billion mark recently. So this will be the second time that the trade has crossed the $100 billion mark. If we talk about the trend, अगर हम लोग ट्रेंड का बात करें तो फिर चाइना और इंडिया जो है, चाइना जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करता है और इंडिया भी चाइना से एक्सपोर्ट करता है. तो चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है चाइना को. सो अगर हम ट्रेंड का बात करें 2021 का और 2022 दोनों का बात करें तो सबसे पहले कंपेयर करके देखेंगे तो 2021 में जो चाइना एक्सपोर्ट किया था इंडिया को वो था $97.52 बिलियन और इंडिया और 2022 जो 9 मंथ्स का डेटा हमारे पास है, बेसिकली अभी पूरे साल का डेटा तो नहीं है, तो दिस इज़ फॉर द 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स का डेटा में 89.66 बिलियन डॉलर्स का चाइना ने एक्सपोर्ट किया इंडिया को. इंडिया ने कितना किया बदले में? 2021 में पूरे साल में 28.14 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट किया था और 2022 के 9 मंथ्स में सिर्फ 13.97 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था. अगर हम कंपेयर करें 89.66 बिलियन डॉलर्स इस 2021 के 9 मंथ से, तो दैट इज़ अराउंड 31% इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये 2021 में पूरे 12 मंथ्स का डेटा है और इसमें सिर्फ 9 मंथ्स का, 9 to 9 मंथ्स का देखें तो 31% इंक्रीज़ हुआ है चाइनाज़ एक्सपोर्ट टू इंडिया. वेरएज इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू चाइना ये डिक्लाइन हुआ है, हमने कम एक्सपोर्ट करे चाइना को बाय 36.4%, तो ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है. अगर एग्रीगेट का अगर हम बात करें तो एग्रीगेट जो चाइना से ट्रेड हुआ था दैट वाज 125.66 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ, ठीक है, बिलियन डॉलर्स बीबी. और इधर एग्रीगेट सिर्फ 9 मंथ्स का अगर हम देखें तो दैट इज़ 103.63 बिलियन डॉलर्स. तो ये ऐसा सेकेंड टाइम हुआ है, सेकेंड ईयर इन ए रो कि $100 बिलियन का जो है ट्रेड है वो क्रॉस किया है इंडिया और चाइना का. ये 2021 में $125 बिलियन था. ये कब था? जब हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था चाइना से विथ लद्दाख. तो लद्दाख का कन्फ्लिक्ट चलते हुए भी वी हैड ट्रेडेड फॉर वर्थ $125.66 बिलियन. तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट है और इससे क्या हो रहा है, जो डेफिसिट है वो हमारा $75 बिलियन, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो डेफिसिट जो चाइना से हमारा दैट इज़ $75 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है हमारा चाइना के साथ. तो दैट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न, ये हमें कंसर्न होना चाहिए दैट आवर ट्रेड डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, सो वी शुड ट्राई टू इम्पोर्ट लेस एंड एक्सपोर्ट मोर टू चाइना. उसके लिए हमें जो ट्रेड पॉलिसीज है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ट्विक करने पड़ेंगे, तभी वी शुड एम फॉर हैविंग अ सरप्लस विद द चाइना इंस्टेड. So coming to the next news, that is the Zee and the Sony has agrees to sell 3 Hindi channels to address the Competition Commission of India concern. तो ऐसा क्यों हुआ है कि Zee और Zee Sony का जो अभी रिसेंटली जो है मर्जर अलाउ कर दिया गया है बाय Competition Commission of India. मगर ये जो मर्जर हुआ है Zee और Sony का, ये कंडीशन के ऊपर किया गया है कि उनको जो है 3 चैनल्स जो है उन्हें सेल करने पड़ेंगे. जो 3 चैनल्स का नाम क्या है? तो पहला है बिग मैजिक को सेल करना पड़ेगा, Zee एक्शन को सेल करना पड़ेगा, हाँ Zee एक्शन को, और तीसरा चैनल है Zee क्लासिक. ये 3 चैनल को उन्हें सेल करना पड़ेगा.
और ये 3 चैनल क्यों सेल करना पड़ेगा? क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि कोई भी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी मेंटेन करना, मतलब कि कोई भी कंपनी इतना ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि वो मोनोपोली पावर गेन कर ले और मोनोपोली पावर गेन करके वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दे। तो ये कंपटीशन बढ़ाना का काम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसलिए जी और सोनी का क्योंकि अब मर्जर हो जाएगा तो दैट विल बिकम ए बिग कंपनी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टीवी कंपनी में। तो इसलिए इसको 3 चैनल सेल करना पड़ेगा ताकि वो एड्रेस कर सके, एंटी कॉम्पिटिटिव कंसर्न्स को ख़त्म कर सके। ठीक है, तो फिर ये जैसे तो क्या कोई बिग चैनल इसे इन तीनों चैनल को खरीद सकता है? नहीं। जैसे कि स्टार इंडिया है, इनको प्रोहिबिट किया गया है कि ये नहीं खरीद सकते, ये ऑलरेडी बहुत ही बिग कंपनीज है। उसके बाद वायाकॉम 18, आप तो सबने सुना होगा, वायाकॉम 18 ये भी नहीं खरीद सकता बिकॉज दीज आर द बिग चैनल्स, ये ऑलरेडी ये इन्हें खरीद के और ज़्यादा मोनोपोली पावर गेन कर लेंगे। तो कोई भी ऐसे एंटिटी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू जी या फिर सोनी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड किस टाइप के लोग? जो कि कोई काम जो इनसे जी के एम्प्लॉय हो या फिर इनके यहाँ पे डायरेक्टर हो इन कंपनीज़ में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो कर सकते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और इन कंपनी से रिलेटेड ना हो, तो फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके परचेज में। तो बेसिकली ये न्यूज़ फंक्शन बता रहा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में किस तरह ये कंपटीशन मेंटेन करता है। The next news is related to the global economy is approaching a recession according to the central banks poll। तो रिसेंटली जो है 22 सेंट्रल बैंक्स का पोल किया गया था, से पूछा गया था, जिसमें कि पता चला कि हाँ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो ये कैसे क्या फीचर्स है जिससे कि हमें पता चल रहा है कि हाँ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स रिसेशन? तो पहला जो कि ग्रोथ फोरकास्ट है सारे इकोनॉमी का, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है या फिर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, उसका ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया गया है। अगर इंडिया कहीं देखे तो 7.4% से ग्रो करा था, अब 6.9% कर दिया गया। तो मतलब सबका ग्रोथ जो प्रेडिक्ट किया गया था, फोरकास्ट किया गया था, उसको कम कर दिया गया है। फिर बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो है वो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है राइट नाउ। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से जो भी मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स जो है, जैसे फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ रिसेशन आ रहा है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा, बट ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज एट दैट रेट विच इज प्रेडिक्टेड। अगर रेट ज़्यादा प्रेडिक्ट किया गया था तो अब अनएम्प्लॉयमेंट इट इज प्रेडिक्टेड टू बी कम। तो ये जो रिसेशन है, बेसिकली रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इट इज़ ए साइन ऑफ रिलीफ कि ये रिसेशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग। फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाता है जो भी इक्विटी मार्केट में है, बॉन्ड मार्केट में है, लोग वहाँ स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, जहाँ पे सेफ रीजन हो, उधर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए दीज ऑल फीचर्स ये बता रहा है कि हाँ द ग्लोबल इकोनॉमी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द रिसेशन। फिर अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट का बात करें जो ग्लोबल प्रिडिक्ट किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2.9% इन फाइनेंशियल ईयर 22 में, और 2023 में ऑफकोर्स रिसेशन आएगा, स्लो हो जाएगा, तो इट इज़ प्रिडिक्टेड टू ग्रो एट 2.3%, whereas 3% से इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2024। सो दीज आर द ग्रोथ predictions that is going to happen for the world economy as a whole। फिर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का बात करें जैसे कि चाइना है, तो चाइना इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2.2% इन फाइनेंशियल ईयर 22, जो कि एक्सपेक्ट किया पहले प्रेडिक्ट किया था कि इट विल ग्रो एट 5.5%। इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया विल ग्रो एट 6.9%। हाँ, कब? फाइनेंशियल ईयर 23 में, मतलब अभी जो साल चल रहा है मार्च 22 से मार्च 23, एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो एट 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 24, दैट इज ईयर 2022 to 2024। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी अप्रोचिंग टुवर्ड्स रिसेशन। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द बीटी कॉटन एंड द GEAC जो है क्लियरेंसेस दे दिया GM मस्टर्ड के लिए। तो ये GEAC है क्या, पहले हमें ये जानना चाहिए कि GEAC बेसिकली इट इज़ इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी है जो कि अप्रेज करता है कि कोई भी क्रॉप को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है या नहीं। तो ये ट्रायल के लिए अप्रूव किया गया है और रिलीज़ करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इंडिया में जो कि कोई फूड क्रॉप को हाँ जेनेटिकली प्रोड्यूस करने का GM प्रोड्यूस करने का इजाज़त दिया गया है बाय GEAC। तो और सिर्फ इसके परमिशन से नहीं होगा, और भी एंटिटीज़ है जो इन्वॉल्व होने चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि कोर्ट का क्लियरेंसेस चाहिए। कोर्ट जो एक दिल्ली में कोर्ट है, कोर्ट फॉर द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप इन दिल्ली, तो ये कोर्ट का परमिशन जाना है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, जिस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को ग्रो किया जाएगा, उसमें परमिशन चाहिए। तो ये जो है ऐसा
16 साल के बाद हुआ, आफ्टर 16 ईयर्स ऐसा हुआ है कि किसी भी फूड क्रॉप, किसी के क्रॉप को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ किया गया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे 2000, ये 2002 में, हाँ, उन्होंने कॉटन, जीएम कॉटन को ग्रो करने के लिए परमिशन दिया था। उसके बाद जीएम ब्रिंजल को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हुए थे, क्योंकि ये एक पहला फूड क्रॉप था, तो ब्रिंजल को अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 ईयर्स का मोरेटोरियम लगा दिया, तो 2019 में जिसका मोरेटोरियम एक्सपायर किया। तो इसके बाद फिर चर्चा होने लगा कि हाँ, ग्रो करना है कि नहीं। तो अब जाकर के जीईएसी ने, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजर कमिटी ने परमिशन दिया कि ओके, यू कैन गो फॉरवर्ड विथ जीएम मस्टर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा एक्चुअली, हाँ, इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दीज आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इससे जो है फूड सिक्योरिटी अच्छा होगा इंडिया का, और इंडिया विल बिकम मोर सेल्फ रिलायंट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न, क्योंकि पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑयल, ये सब का दाम हमेशा बढ़ता रहता है। तो आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव मोर प्रोडक्टिविटी। इसे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बढ़ेगा। So this was all about this news. The next is Ethereum dominance in global crypto market is up by 20%. तो Ethereum क्या है, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है अगर बात करें, सेकंड मोस्ट पॉपुलर। पहला पॉपुलर जो है वो बिटकॉइन है। तो इथीरियम जो है वो, ये हमें जानना पड़ेगा कि ये मर्ज पहले क्या है। मर्ज कुछ नहीं, ये बेसिकली एक अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ इथीरियम को ही मर्ज बोलते हैं। हाँ, इथीरियम को अपग्रेड किया गया, और इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर भी कर रहा है, इसलिए ये 20% इंक्रीज़ कर पाया है। हाँ, क्यों, और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है एज़ कम्पेयर टू द बिटकॉइन नाउ। तो ये एक एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क बना रहा है, हाँ, जिसमें कि एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। तो ऑफकोर्स ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इससे इसका डिमांड ऑफकोर्स इसलिए बढ़ेगा। एनर्जी अगर बचेगा तो कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर गेन ज़्यादा होगा। तो इथीरियम ने जो टेक्नोलॉजी अपनाया था, दैट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू सर्ज बोलते हैं, सर्ज, वर्ज एंड पर्ज, ठीक है, सर्ज, वर्ज एंड पर्ज, PERG। तो ये क्या होता है कि सर्ज एक क्या बोले, शार्डिंग टेक्नोलॉजी को सर्ज बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड है ना, वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रहा है, तो ये जाकर 20 पर ट्रांजैक्शन पर सेकंड होगा, फिर 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक चला जाएगा। इससे क्या होता है कि जो टाइम होता है, एफिशिएंसी होता है, वो बढ़ जाता है सर्च से। दूसरा है वर्ज। वर्ज में क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रूफ के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि वर्केल ट्री भी बोलते हैं। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, वर्केल ट्री। ये इससे क्या होगा, जो भी नोड्स पे, अगर इस नोड 1 पे फंक्शन हो रहा है, तो बाद बाकी जो नोड्स है उसका डेटा को डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे टाइम जो है कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड बढ़ जाएगा। और तीसरा पर्ज है। पर्ज में क्या होता है, जो भी लिगेसी डेटा होता है उसको हटा दिया, जो भी अनवांटेड डेटा है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे भी एफिशिएंसी बढ़ता है। तो बेस्ड ऑन द सर्च, वर्ज एंड पर्ज, द इथेरियम हैज़ मेड अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी, जिसे मर्ज बोलते हैं, हाँ। और इस कारण से इसका डोमिनेंस हो गया है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में, जिसमें कि 20% डिमांड बढ़ गया है। सो दिस वाज द न्यूज़ अबाउट द क्रिप्टो करेंसी नेम्ड इथेरियम। द नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स द ITR फाइलिंग डेडलाइन टू November 7। तो क्या था कि कोई भी कंपनीज जो होते हैं ना, देखिए पहले तो जान लीजिए कंपनीज किस टाइप के होते हैं। कंपनीज नहीं, मतलब कोई भी फर्म, जैसे अगर आप कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर यू कैन स्टार्ट एज अ प्रोप्राइटर। हाँ, प्रोप्राइटर होता है कि सिंगल ओनर फर्म होता है। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मैं सिंगल ओनर रहूँगा, तो मैं प्रोप्राइटर होगा। फिर होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग आकर के पार्टनर बन के कंपनी चलाते हैं, तो दैट इज़ अ पार्टनरशिप। फिर आता है कंपनी। कंपनी बेसिकली जो है, ये कंपनीज एक्ट के तहत होता है, यू आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसमें फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो फिर जो भी कंपनीज है इंडिया में, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो हमारे कंट्री के कंपनीज हैं, उनको जो है हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ता है, उसे ऑडिट कराना पड़ता है। और जो डेडलाइन फॉर फाइलिंग द ऑडिट को रिसेंटली जो है वो एक्सटेंड किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो बैलेंस शीट जो बनता है वो एज ऑन March 31, 2000 जैसे इस साल का 2022 31 मार्च के ऊपर एज ऑन बनता है। तो इसे फिर ऑडिट कराना पड़ता है। तो ऑडिट रिपोर्ट को प्लेस करने का जो डेट था उसे एक्सटेंड कर दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में। इस कारण से ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करेगा कंपनीज, उसको अभी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले क्या डेट था, October 31 था 2022, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है November 7 तक। तो ये एक रिलीफ प्रोवाइड किया गया कंपनी को। बेसिकली मैं ये न्यूज़ इसलिए बता रहा था कि मैं आपको बता सकूं कि किस टाइप के कंपनीज होते हैं, और कंपनीज को बैलेंस शीट फाइल करना पड़ता है, उसके बाद फिर ITR रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई पिक्ड अप दिस न्यूज़। ऐसा कुछ
हाई फाई कुछ है नहीं इस न्यूज़ में। The next news is first supplementary demand for grant is likely to see additional allocation for food and fertilizer subsidy। तो ये न्यूज़ मैंने इसलिए पिक कर लिया ताकि आपको पता चले कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट प्लेस करती है हर चीज़ के लिए कि कितना एक्सपेंडिचर होगा। अगर वो एक्सपेंडिचर जो है इतना मान लीजिए एक्सपेंडिचर होना था पर इसको क्रॉस कर जाता है जो हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक सप्लीमेंट्री ग्रांट लेना पड़ता है जो कि पार्लियामेंट में प्लेस करना पड़ता है और फिर पार्लियामेंट परमिशन देता है, उसके बाद ही एक्स्ट्रा पैसे निकाल के उसमें डाला जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। तो ये जो एस्टीमेट है, एक तरह का एस्टीमेट होता है, हाँ, ये एस्टीमेट प्लेस करना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने कि हाँ और इतना पैसे का ज़रूरत पड़ेगा, तो दिस इज नोन एज द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। तो ये जो प्लेस किया जाएगा अभी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए विंटर सेशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लेस करेगा पार्लियामेंट के सामने। और ये ऐसा क्यों करना पड़ा है, बेसिकली दो प्रोविज़न, इसमें दो चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर मेनली जो है वो है फूड एंड फर्टिलाइज़र एक्सपेंडिचर के लिए, फूड फर्टिलाइज़र, हाँ, और दूसरा है इज रिलेटेड टू रिकैपिटलाइजेशन। हाँ, कैपिटलाइजेशन मतलब कि पैसा इन्फ्यूज़न करना है किसमें, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में, हाँ, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में, GI, इसमें पैसे इन्फ्यूज़ करने के लिए चाहिए और फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए चाहिए पैसे। और ये फूड एंड फर्टिलाइजर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, कन्फ्लिक्ट के बारे में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, इसके लिए हमारा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ऑलरेडी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे वो 1.05 लाख करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किया था बजट में फॉर फूड एंड फर्टिलाइजर, जो कि एडिशनल अब एक्सपेंस का बढ़ गया है टू 1.10 लाख करोड़। ठीक है, और भी इसमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस ऑफ यूरिया। यूरिया इज़ अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। और ये यूरिया जो है ये क्यों इसका प्राइस बढ़ा? बिकॉज रशिया और यूक्रेन अगेन कन्फ्लिक्ट के कारण, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट के कारण जो रशिया जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था यूरिया, तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के कारण अगर डिमांड ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से, डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन सप्लाई, तो फिर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये प्राइस एक्सपेंस बढ़ने के कारण जो है हमारा एस्टिमेट जो है एक्सपेंसेस का वो बढ़ गया है। और दूसरा एक और चीज़ है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आया था। ये कब आया था? ये कोरोना के टाइम में आया था। इसमें क्या प्रोविजंस था कि 5 kg जो है राइस, जो 5 kg ग्रेन, 5 kg ग्रेन पर पर्सन पर मंथ, हाँ, पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा टू कितने लोगों को? 80 करोड़ इंडिविजुअल्स को, हाँ, 80 करोड़ पीपल। तो ये जो है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए। अक्टूबर से 22 से लेकर के अब दिसंबर 22 तक कर दिया गया है। तो ये एक्सटेंशन के कारण जो है ना, जो एक्सपेंडिचर है वो 44,762 करोड़ रुपीस से बढ़ गया है। तो ये भी, इसका भी एक्सपेंसेस अब चाहिए। और ये रिकैपिटलाइज करना अलग, जो पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इन चीज़ों के कारण जो है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के सामने। So this was all about the news. The next news is related to the rupee trade notification allowing exporters earning in rupee enjoying existing schemes. तो ये RBI जो है बेसिकली जुलाई मंथ का अगर हम बात करें, इन द मंथ ऑफ जुलाई RBI ने एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसमें कि वो बोला कि इट वुड बी बेटर कि अगर पेमेंट और सेटलमेंट्स जो हो वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी कर रहा है वो रुपी में किया जाए। तो ऐसा क्यों चाह रहा है रुपी में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर? देखिए, जैसे कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम सामान रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बदले में हमें डॉलर देना पड़ता था। हाँ, रॉ मटेरियल्स खरीदे और बदले में डॉलर दिए, तो इससे क्या होता है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, फॉरेक्स है, FX, हाँ, फॉरेक्स रिजर्व्स घट जाता है क्योंकि हमें डॉलर देना पड़ रहा था दूसरे कंट्री को। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में हमें बेसिकली जो है डॉलर मिलता है, वी गेट डॉलर, क्योंकि हम सामान बेचते हैं तो बदले में हमें पैसे मिलता है, तो डॉलर का तो एक्सचेंज रिजर्व इससे बढ़ता है, यहाँ एक्सचेंज रिजर्व घटता है। तो अगर हम डॉलर के जगह अगर हम रुपीज़ में पेमेंट करेंगे तो हमारा डॉलर का रिजर्व मेंटेन रहेगा और रुपीज़ चला जाएगा, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। पर एक्सपोर्ट में उसका उल्टा होता है। तो RBI रिसेंटली जो है वो बोला कि वी शुड गो फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को हम लोग रुपी में करेंगे, ताकि इससे एक्सपोर्ट में हमें नुकसान होता है बट इट विल हेल्प इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इससे रुपी का जो है पॉपुलैरिटी बढ़ेगा और इन ग्लोबल इंटरेस्ट कम्युनिटी का रुपी में ज़्यादा बढ़ेगा और इससे ग्लोबल ट्रेड भी ग्रोथ होगा।
तो आरबीआई ने ये बोला कि हाँ वी कैन गो फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इससे हमें फ़ायदा होगा। और जो एक्सपोर्ट कर रहा है इसका उनको भी जो भी स्कीम्स है जैसे रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें गवर्नमेंट जो है टैक्स रिबेट देता है। तो ये सारे स्कीम्स का फैसिलिटीज को मिलेगा इवन तो वो डॉलर नहीं एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर रहा है तब भी उन्हें मिलेगा। अगर वो रुपये में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तब भी इन एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी मिलेगा, इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। द नेक्स्ट इज हीट रिलेटेड डेथ इज अप बाय 68% बिटवीन 2004 एंड 2017 टू 2021। तो इसमें क्या होता है, जो हीट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो मोस्ट वल्नरेबल लोग होते हैं जैसे कि एल्डर्स, हाँ एल्डर्स एंड चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन लेस देन 1 ईयर, तो चिल्ड्रेन लेस देन 1 ईयर ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। तो इनका अगर फिगर बात करें तो 2021 तक जो है 3.7 बिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय हीट रिलेटेड इश्यूज़। तो ये एक लैंसेट जो बहुत ही पॉपुलर जर्नल है, ये फोकस करके रिसर्च पेपर निकाला जिसमें कि ये बताया कि हेल्थ इफेक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज से। ऐसे एक्चुअली क्या होता है, क्लाइमेट अगर चेंज होगा ना तो फिर जैसे क्रॉप का यील्ड चेंज हो जाता है, यील्ड घट जाता है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्रॉप का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकता है। तो यील्ड घटेगा तो क्या होगा, फूड जो क्रॉप कम होगा तो फिर हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, हमारा फूड सिक्योरिटी डोमेस्टिक कंट्री का खुद अफेक्टेड हो जाएगा, इससे मैल न्यूट्रिशन होगा अगर फूड नहीं मिला तो। फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे, हमें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें डॉलर नहीं मिलेगा। तो इस कारण से पूरा इकोनॉमी अफेक्टेड हो जाता है, और बोथ इकोनॉमी और जो हेल्थ है पीपल का वो अफेक्टेड हो जाता है। प्लस टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे डिजीज़ बढ़ने लगते हैं। सेकेंड, उन्होंने बताया कि कोविड-19 जो है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे हेल्थ सेक्टर में और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या पड़ा। फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कि रशिया और यूक्रेन क्राइसिस से क्या होगा कि जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हुआ, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर फोकस किया। फिर नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया इस क्राइसिस के कारण। और फिर हमारा डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल के ऊपर ओवर डिपेंडेंस, इन सब के बारे में बात किया। और इन सारे एस्पेक्ट्स को लेने के बाद उन्होंने बताया कि 2021 में क्या हुआ कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण जो है अप्रॉक्सीमेटली 253 बिलियन यूएस डॉलर का पूरे एज ए इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में नुकसान हुआ है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारा परफॉर्मेंस रिपीटेडली घटता गया है। और ओवरऑल का बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या, मैं एक शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि ये हेल्थ एजुकेशन, हाँ हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 एस्पेक्ट्स को देखता है। हेल्थ को कैसे देखेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से देखेगा। एजुकेशन को कैसे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि बच्चे कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूल कंप्लीट करे। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली पर कैपिटा इनकम से देखते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स को मिला करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। और इंडिया का रैंक जो है 2022 में 132 रैंक रहा है आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन ईयर 2022। हाँ, तो और नॉर्वे जो है वो टॉप किया था। नॉर्वे बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लैंडसेट स्टडी एंड this was all about the news. If you really liked my video, please like, share and subscribe, and stay tuned with me if you want to be updated with the latest economic, banking and financial news. Thank you so much. Have a nice day.